नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां कौशल किशोर के बेटे के घर हत्या का मामला, जिसमें हत्या मामले में दर्ज हुई है एफआईआर और 3 आरोपियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अजय, अंकित, शमीम पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो 3 आरोपियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अजय, अंकित और शमीम, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो कौशल किशोर के बेटे के घर हत्या का यह मामला, जिसमें विनय की हत्या मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और नीलेश लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, मामला बहुत हाई प्रोफाइल, एफआईआर दर्ज हुई, तब से लेके अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि कल देर रात का ये पूरा मामला है जब कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के आवास पर ये 4 लोग मौजूद थे और वहीं पर ये खाना खाते हैं और उसी के बाद वहां बातचीत कुछ ऐसी होती, जिसके बाद विनय श्रीवास्तव की हत्या कर दी जाती है। गोली मारकर ये हत्या हुई है, जिसके बाद सुबह से ही पोस्टमार्टम हाउस पर जो है विनय के परिवार के लोग मौजूद रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ साथ ठाकुरगंज थाने पर एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है, जो 3 लोग इस समय विकास श्रीवास्तव के घर पर मौजूद थे। अंकित, अजय और सलीम पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि विनय के भाइयों का आरोप है कि जिस तरीके से घर पर गोली मारी गई, जब उनको सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और मौके पर जब देखा तो खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और लाश के आसपास जो खून था वो सूख चुका था। कहीं ना कहीं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना जो है 10 से 11 और 12 बजे के बीच हुई है और उनको सूचना रात में 2:30 से 4 बजे के बीच दी गई है। जब परिवार को इस बात की जानकारी होती है तो परिवार के लोग वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी जाती है। साथ ही साथ कौशल किशोर को भी ये जानकारी दी जाती है कि विकास किशोर के आवास पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। उसी बीच जो है कौशल किशोर लखनऊ करते हैं और घटना मौके से जो है तमाम नमूनों को कलेक्ट करती है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है। उसी घटना स्थल से ही एक पिस्टल बरामद होती है, जो कि लाइसेंसी पिस्टल है और वो पिस्टल कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि कौशल किशोर और उनके बेटे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कल उनका बेटा जो है शाम को 4 बजे ही पढ़ने के लिए की तरह विनय कौशल किशोर के बेटे के साथ रहता था। ऐसे में क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि अचानक उनको दिल्ली जाना पड़ा और उनको लखनऊ में ही छोड़ दिया गया। हालांकि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर ने भी दावा किया है कि जब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए वो 4 लोग मौजूद थे, जो घटना के समय इस मकान के अंदर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस इस पहलू पर पड़ताल कर रही कि आखिर उस बंद मकान के अंदर ऐसा क्या बात हुई कि अचानक से गोली चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरे परिवार में जो है मातम का माहौल छाया हुआ है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। भाइयों का कहना है कि इस पूरे घटना के पीछे कोई बड़ी जो है साजिश हो सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ पड़ताल करती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के समय का जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवार के लोग काफी परेशान हैं। हालांकि मृतक के भाइयों ने यह दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और इस घटना को लेकर एसआईटी गठित करने की मांग करेंगे। अब देखना होगा जब परिवार के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, जब सीसीटीवी वेस्ट की जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाएगी सामने, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। कौशल किशोर की बात करें, ठीक है नीलेश, आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां विनय श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हुआ है और डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस से निकली है। पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मृतक के परिजन मौजूद रहे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के समय की पुष्टि नहीं हो सकी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चूंकि कई खुलासे होने थे, लेकिन समय की पुष्टि नहीं हो पाई, तो विनय श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हुआ है और डेड बॉडी लेके परिजन वहां से निकले हैं और पता नहीं चल पाया इस रिपोर्ट के जरिए कि किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी चूंकि बहुत कुछ निर्भर करता है,
तो विनय श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हो चुका है और परिजन शव लेके वहां से निकले हैं। जिस वक्त पोस्टमार्टम हुआ परिवार के लोग वहां मौजूद थे और हत्या के समय यानी हत्या की जो समय है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ खुलासा होना था। नीलेश इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। नीलेश, पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट में क्या कुछ है, क्या रिपोर्ट बाहर आई, सार्वजनिक हुई? देखिए राजेश, बिल्कुल आपको बता दूं कि अब से करीब आधे घंटे पहले पोस्टमार्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस से रवाना कर दिया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक जो अंदर से दूसरी जानकारी आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का समय जो है वो ठीक ढंग से पुष्ट नहीं हो पाया है कि घटना कितने बजे हुई, कितने बजे गोली मारी गई, कितनी दूरी से गोली मारी गई। हालांकि इससे अभी पर्दा उठना बाकी है। जब ऑफिशियली बयान डॉक्टरों की तरफ से या पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जारी होगा उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि गोली कितने बजे मारी गई थी। फिलहाल जो है डेड बॉडी जिले की वो यहाँ से रवाना कर दी गई है। उनके घर पर यह डेड बॉडी गई है। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी को ले जाया जाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने भी अलग अलग जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। साथ ही साथ कौशल किशोर के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घर के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। इनके जो है डीवीआर पुलिस ने अपने कब्जे में ली है और उस डीवीआर पर चेक किया जा रहा है कि जिस समय ये वारदात हुई है उस समय घर के अंदर कौन कौन मौजूद था। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो सीसीटीवी फुटेज तमाम जो है रात से पर्दा हटा सकता है। फिलहाल जो लखनऊ पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी वेस्ट राहुल राज की बात कर ले, इसके अलावा जेसीपी क्राइम आकाश कुल्हरी खुद अलग अलग बिंदुओं पर पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल ये हाई प्रोफाइल मामला है, जिसको देखते हुए लखनऊ पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया। जो परिवार की तरफ से तहरीर दी गई थी उस तहरीर में जिन 3 लोगों का जिक्र किया गया था उन 3 लोगों को नामजद करते हुए ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तीनों को गिरफ्तार पहले ही किया गया था। रात में ही जब पुलिस मौके पर पहुंची, जब कौशल किशोर ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर रजनीश गढ़कर को फोन करके घटना की जानकारी दी थी, मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने तीनों ही व्यक्तियों को उसी समय हिरासत में लिया था और जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो तीनों की गिरफ्तारियां भी हो गई है और उनसे अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही है। हालांकि उस समय जो घर के अंदर लोग मौजूद थे उनका दावा है कि वो आत्महत्या है, लेकिन परिवार का जो आरोप है उनका कहना है कि हत्या की गई है। अब ये आत्महत्या है या हत्या है, इस पर पर्दा हटाएगी लखनऊ पुलिस। फिलहाल जो है डेड बॉडी को घर के लिए रवाना किया गया है और अब से कुछ देर बाद परिवार की सहमति होने के बाद आज जो है डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। फिलहाल कौशल किशोर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी दोषी होगा, चाहे उनके घर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की अगर हम बात करें तो कल 4:50 पर लखनऊ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़ते हैं और 2 लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और घटना रात करीब 2:30 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। तो ऐसे में वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी अगर लाइसेंसी पिस्टल घर में रखी थी तो इतनी आसानी से इन लोगों को पैसे मिल गई। क्या चैम्बर में पहले से ही कोई शॉर्टेज फंसा हुआ था? खेल में गोली चली, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब ऑटोमेटिक कोई पिस्टल होती है उसकी मैगजीन जब बाहर निकालते हैं तो एक कारतूस ऑटोमेटिक जो है चैम्बर में चली जाती है। लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता, उनको लगता है कि जो है मैगजीन को बाहर निकाल लिया गया, इसलिए मैगजीन जब बाहर आ गई है तो पिस्टल के अंदर कोई कारतूस नहीं है, लेकिन उसमें चैम्बर में कारतूस ऑलरेडी फंस जाती है। क्या वो कारतूस फंस गई थी, लोगों को अंदाजा नहीं था। पिस्टल निकाली जाती है, उसको कॉक किया जाता है, उसके बाद फायर कर दिया जाता है और गोली उसके ऑलरेडी पहले से फंसी थी, इस वजह से घटना हो गई। तो इन तमाम पहलुओं पर लखनऊ पुलिस के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में युवक का मर्डर हुआ है, मंत्री के घर में मर्डर हुआ और कौशल किशोर के लखनऊ स्थित बेगरिया गांव स्थित आवास पर यह वारदात हुई। मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के रूप में हुई है और शुक्रवार सुबह 4:15 की यह घटना। सवाल यह कि मंत्री के घर में हत्या कैसे, सुरक्षा कर्मी कहां थे, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। आखिर जिस वक्त ये वारदात हुई सुरक्षा कर्मी कहां थे? जब सब कुछ नॉर्मल था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी वारदात हो गई? और इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया गया है, जिसमें केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से, संजय राउत शिवसेना यूबीटी से,
शरद पवार एनसीपी से, और इसमें शामिल है उनके अलावा हेमंत सोरेन का नाम है, एमके स्टालिन है, उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल है, ललन सिंह जेडीयू से, तेजस्वी यादव आरजेडी से और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता वो भी इसमें शामिल हैं, डी राजा सीपीआई और अभिषेक बनर्जी टीएमसी के, जबकि जावेद अली खान समाजवादी पार्टी और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के इसमें सदस्य बनाए गए हैं। मुंबई में यह बैठक होटल ग्रैंड हयात में हुई और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और कहा जैसे जैसे इंडिया मजबूत होगा तो उसके सदस्यों पर छापे और गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी। बैठक के पहले दिन 31 अगस्त को 28 दलों के नेता शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो देश और संविधान को बचाने के लिए साथ आए हैं। और फरियल सैयद हमारी संवाददाता मुंबई से। फरियल, बैठक के आज दूसरे दिन क्या कुछ हुआ? दूसरा दिन था जो ग्रैंड हयात होटल में हुआ। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो लोगों को रिव्यू करना था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगो बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पार्टी शामिल है, उनकी सहमति नहीं बन पाई और जो लोगो रिव्यू था वो प्रोग्राम को जो है वो कैंसिल किया गया। दूसरी ओर यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की बात की गई थी, वो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी भले ही बनाई गई है, लेकिन जो संयोजक बनाने वाले थे उसका चेहरा जो है वो अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। इसके ऊपर आज चर्चा होनी थी और फैसला सुनाने वाला था कि आखिरकार कौन वो संयोजक होगा जो इंडिया अलायंस को जो है इंडिया अलायंस का चेहरा बनकर आगे आएगा और इसके इंडिया अलायंस को जो आगे लेकर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो फैसला नहीं हो पाया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ये इंडिया अलायंस जो मुंबई में दूसरी बैठक जो होने वाली है उस पर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी डिसाइड किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी जो है अभी जो बयान ताजा जो जिसमें भी रिवील की गई उसमें यही बताया गया है कि आने वाले वक्त में जो है वो शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया जाएगा और उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में कोई ज्यादा अहम फैसला नहीं है। और ताजा अपडेट के हवाले से हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी भी जो इस बैठक में शामिल हुई थी वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई और अभी आप पीछे मेरी तस्वीरें देख सकते हो कि कुछ ही देर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है और अभी जस्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है कि भले ही इस अलायंस में 28 दल के नेता जो है वो शामिल हुए थे बैठक में, लेकिन जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें पूरे के पूरे 28 दल के नेता शामिल नहीं होंगे। तो देखना ये होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ली जाने वाली है उसमें कौन से बड़े अहम नेता जो है वो शामिल होंगे और कौन से ऐसे फैसले हैं जो आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो सुनाए जाएंगे। क्योंकि अगर हम एजेंडा की बात करें इंडिया अलायंस मुंबई बैठक में जो जिसमें लिखा गया था तो सबसे पहला ये था कि लोगो रिवील होने वाला है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों को लेकर भी सहमति नहीं बनी और लोगो रिवील नहीं किया गया। उसके ऊपर संयोजक के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया था कि संयोजक जो है वो कहीं ना कहीं चुना ही जाएगा और जो इंडिया अलायंस का जो इम्पोर्टेंट चेहरा बनकर आएगा उसे रिवील किया जाएगा। उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है लेकिन फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही साथ सीट शेयरिंग जो सबसे अहम मुद्दा है इंडिया अलायंस के लिए जहाँ पर सबसे ज्यादा असहमति हो सकती है उसको लेकर भी जो है फैसला वो इस बैठक में नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी जो निशाना साध रही थी कि इंडिया अलायंस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो इस बैठक के जरिए से हम कह सकते हैं कि वो सामने आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के ऊपर सहमति नहीं हो पाई, फिर शेयरिंग को लेकर जो है वो फैसला नहीं हो पाया, ताकि संयोजक नहीं चुना गया है। सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कमेटी हम तो कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है वो बनाई गई, तो उन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी में कौन से सदस्य है उनके नाम जो है वो रिवील ठीक है फरियल। हाँ, आप बने रहिए। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, इंडिया की जो बैठक थी उसमें कई चीजों पे सहमति बनी, कुछ पे नहीं बन पाई, जैसा लोगो जारी नहीं हुआ, लेकिन अभी 23 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यही है कि एक ही कामयाबी कही जा सकती है इंडिया की इस पूरी बैठक में कि यहाँ पर सीधे तौर पर आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका गठन हो गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 13 सदस्यीय है उसका ऐलान तो हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कन्वेनर कौन होगा इसको लेकर अभी तक जो है अलायंस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ एक एक कदम आगे तो बढ़ रहे हैं। अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में एक बार फिर से ये सारे विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे, तो ये एक इसको आप प्रगति मान सकते हैं। लेकिन
अभी जो कंक्रीट कंक्लूजन था वो निकल के सामने नहीं आया। मसलन सबसे बड़ा सवाल था सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा, दूसरा सवाल था कि अलग अलग राज्यों में लीडरशिप का क्या होगा, कौन लीड करेगा, इस पूरे कोalition को कौन लीड करेगा, इसको लेकर अभी तक जो है इस पूरे जो है बैठक में कोई कुछ नहीं तय कर पाया। तो अभी तक अगर आप सही मायने में देखें तो आपको एक फोटो सेशन नजर आएगा कि अभी तक सब मिल रहे हैं, ये तय कर रहे हैं। एक अच्छी बात ये है, पॉजिटिविटी ये है कि ये सबने कहा है कि हम जो 24 का चुनाव हम सब एक साथ मिल करके लड़ेंगे। तो ये वो अहम चीजें हैं जो अभी तक इस बैठक में निकल के सामने आई। बहुत शुक्रिया विजय श्री हमसे बात करने के लिए। तो इस बैठक में बहुत सी चीजें निकल के सामने आई, कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जिस पर असमंजस बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।